हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर परीक्षा बिंदु चैनल। आज की क्लास बायोलॉजी की क्लास है जिसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है ये क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या है। तो जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों में सामंजस्य स्थापित होता है उसे हम बोलेंगे तंत्रिका तंत्र। यानी कि ये वो सिस्टम है जो शरीर के विभिन्न अंगों को कंट्रोल करता है और विभिन्न अंगों के बीच में तालमेल स्थापित करता है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे नर्वस सिस्टम। और इस नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस सेंट्रल सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या होता है। तो यह वो भाग है जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। यह 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। तो आपसे पूछ ले कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक तो है मस्तिष्क और एक क्या होगा, मेरुरज्जु यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है क्या भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमने पहला भाग देखा है क्या भी, इसके 2 भाग है, एक तो ब्रेन है और एक क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करनी है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ह्यूमन ब्रेन क्या है इसको देखते हैं। तो मस्तिष्क विचार और बुद्धि का स्थान है और पूरे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। मस्तिष्क हिलने, छूने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने और देखने की क्षमताओं का समन्वय करता है भी क्या, ह्यूमन ब्रेन। यानी कि जो ह्यूमन ब्रेन है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जितने भी थॉट्स वगैरह आते हैं उन सभी को बनाने का, ठीक है, और एक तरीके से पूरी एक्टिविटीज पर जो भी हमारे ऑर्गन अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं अपने ऑर्गन, तो उन सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करता है, ह्यूमन ब्रेन करता है। अब बात करें जो ह्यूमन ब्रेन है इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। तो इसकी लोकेशन होती है बिलो क्रैनियम, यानी कि खोपड़ी के नीचे आपको क्या मिलेगा, हमारा मस्तिष्क मिलेगा, ठीक है। और एक क्रैनियम क्या होता है, तो क्रैनियम यानी कि कपाल एक हड्डियों से बनी एक संरचना है। यह 8 हड्डियों से मिलकर जो ये बनी होती है। यानी कि जो अपना ब्रेन है इसके ऊपर आपको जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इससे ऊपर वाला, तो ये मतलब किसके नीचे स्थित होता है, तो ये स्थित होता है अपना क्रैनियम यानी कि खोपड़ी के नीचे। तो अपना क्या होता है स्थित भाई, क्रैनियम। और इस क्रैनियम के नीचे अपना क्या होता है भाई, दिमाग होता है। अब बात करें जो मानव मस्तिष्क है इसका वजन कितना होता है। तो अडल्ट मेल में इसका वजन मिलेगा आपको 1400 से लेकर 1450 ग्राम तक। और अडल्ट फीमेल में आपको इसका वजन मिलेगा 1300 से लेकर 1350 ग्राम। इस धरती पर सबसे ज्यादा जो विकसित दिमाग है वो किसका है भाई, मनुष्य का ही है। और मनुष्य के बाद में जो सबसे ज्यादा विकसित दिमाग है वो किसका होता है, डॉल्फिन का होता है। और जो मस्तिष्क है ये कैसा अंग है भाई, तो मस्तिष्क ये एक वशीय अंग है यानी कि फैटिएस्ट ऑर्गन है। जो अपना ब्रेन है ये कैसा ऑर्गन है भाई, फैटिएस्ट ऑर्गन है। कैसे, तो उसको समझते हैं एक बार। शरीर का कोई भी अंग हो उसको काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है भाई, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी तरीके से ब्रेन को भी काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और जो ब्रेन है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से न्यूट्रिशन से लेता है, तो ये लेता है भाई फैट। आपने 3 तरह के न्यूट्रिशन पढ़े हैं, जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और क्या हो गया भाई, प्रोटीन। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी कि अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो उससे हमें एनर्जी कितनी मिलेगी, 4.1 कैलोरी हमें एनर्जी मिलेगी। ऐसे ही अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमें 4.1 लगभग आपको कैलोरी की जो क्या मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब बात करें फैट के बारे में, तो फैट से जो फैट है 1 ग्राम अगर हम फैट कंज्यूम करते हैं तो 1 ग्राम फैट से हमें 9.4 जो कैलोरी है वो एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए जो ब्रेन है इसको काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि इसका 60% जो हम बात करें, 60% ये जो एनर्जी कंज्यूम करता है, यानी कि इसका जो पार्ट है 60% वो किससे बना होता है, फैट से बना होता है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, फैटीएस्ट ऑर्गन बोला है। तो मस्तिष्क कैसा अंग है भाई, तो मस्तिष्क वशीय अंग है।
अब मैंने कहा कि जो अपना ब्रेन है ये अपना क्रैनियम के नीचे होता है, तो एक क्रैनियम होता है, इसके अंदर मैंने आपको कितनी हड्डियाँ बताई हैं? 8। तो कपाल एक हड्डियों से बनी अपनी एक संरचना है, यह 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो कौन-कौन सी 8 हड्डियाँ हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये है अपनी एथिमोइड भाई, ठीक है? ये कौन-सी है? ये है स्फेनॉइड, ये है फ्रंटल और 2 पैरेटल हड्डी होती हैं, 2 टेम्पोरल हड्डी होती हैं और 1 ओसिपिटल हड्डी होती है, यानी कि इन 8 हड्डियों से मिलकर क्या बनी होती है? कपाल बना होता है, क्रैनियम बना होता है। अब मानव मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं, क्या-क्या तथ्य हैं, क्या-क्या फैक्ट्स हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क का वजन संपूर्ण शरीर के वजन का 2% होता है, यानी कि पूरी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो 2% जो वेट होता है वो किसकी वजह से होता है? मस्तिष्क की वजह से, यानी कि मस्तिष्क पूरी बॉडी का कितना परसेंट जो है वेट गेन किए हुए है? तो 2% भाई। दिमाग को भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। शरीर का कोई भी पार्ट हो, हर पार्ट को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ब्रेन है ये पूरे शरीर का 20% ग्लूकोज व ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है अभी? हमारी बॉडी के अंदर अपना ग्लूकोज होता है और जब ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ये अपना किस में टूटता है? वाटर और CO2 और अपना कौन सी एनर्जी बनती है अभी? एटीपी एनर्जी यहाँ पर बनती है, ठीक है? तो इस ग्लूकोज का कितना परसेंट जो ग्लूकोज है वो अपना ब्रेन ही यूज करता है। तो पूरे शरीर का 20% जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है उसका यूज हमारा ब्रेन करता है। दिमाग के पास में सबसे ज्यादा जो खनिज तत्व है यानी कि मिनरल कौन सा होता है? तो वो होता है भी सोडियम। तो सोडियम मिनरल ये हमारे ब्रेन के पास में सबसे ज्यादा होता है। दिमाग तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं और जो न्यूरॉन्स है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यानी कि आपसे पूछ लें कि हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका वाला अंग कौन सा है? तो आपको आंसर करना है क्या भाई? ब्रेन। और ब्रेन यानी कि फिर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है मानव शरीर की? तो कौन सी होगी भाई? वो होगी तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन्स। और बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर ही अपना क्या बना होता है भाई? ब्रेन बना होता है, ठीक है? अब बात करनी है हमें ब्रेन मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि जब कपाल को हटा दे एक तरीके से तो उसके बाद में आपको ब्रेन के ऊपर क्या मिलेगी? झिल्ली मिलेगी, ठीक है? तो हमारा मस्तिष्क एक झिल्ली से ढका हुआ होता है जिसे मेनिंजिस कहा जाता है। और जो ये मेनिंजिस है ये 3 परतों से मिलकर जो है बनी होती है। एक तो है ड्यूरामीटर, एक है आर्किनोइड और एक क्या है भाई? पायामीटर। तो जो ड्यूरामीटर है ये सबसे बाहरी परत है। मेनिंजिस की सबसे बाहरी परत कौन सी है? ड्यूरामीटर। मेनिंजिस की जो दूसरी परत है, बीच वाली जो परत है वो कौन सी है? आर्किनोइड है। और जो मेनिंजिस है इसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी होगी? तो वो होती है भी पायामीटर। तो मैंने आपको बताया है कि मेम्ब्रेन के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट कौन-सा है? ड्यूरामीटर। तो यह सबसे बाहरी परत होती है क्या भई? ड्यूरामीटर, जो कपाल हड्डी से जुड़ी होती है। सेकंड है आर्किनोइड, यह मध्य वाली परत है जो कोमल ऊतकों यानी कि सॉफ्ट टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती है भई क्या? आर्किनोइड। और थर्ड जो परत है, थर्ड लेयर है मेनिन्जिस की, वो क्या है भई? पायामीटर। तो पायामीटर सबसे आंतरिक परत होती है जो मस्तिष्क की सतह से लिपटी होती है। और ये बात ध्यान रख लेना भई, जो मेनिन्जिस जो लेयर है और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसका नाम क्या है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मेनिन्जिस जो लेयर है और ब्रेन के बीच में कौन-सा फ्लूइड भरा रहता है? तो वो भरा रहता है भई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो अपना ये मेनिन्जिस है, इसके बीच में जो अपना ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये काम क्या करता है? तो यह दिमाग को हानिकारक जीवाणु और विषाणु से रक्षा करता है। अगर कोई जीवाणु या विषाणु मेनिन्जिस को संक्रमित करता है तो उस बीमारी को हम बोलेंगे क्या भई? मेनिंजाइटिस। यानी कि मान लो ये अपनी क्या है? ये अपनी क्या भई? मेनिन्जिस है, ठीक है? ये अपनी लेयर है और इस लेयर ये काम क्या करती है? तो हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस हमारे ब्रेन को डैमेज ना कर सके, तो उसके लिए ब्रेन के ऊपर आपको एक परत मिलेगी, ठीक है? लेकिन कई बार हानिकारक बैक्टीरिया आ जाते हैं, हानिकारक विषाणु, और इसको क्या कर देते हैं? इन्फेक्ट कर देते हैं। तो अगर इसको इन्फेक्ट करेंगे किसको भई? मेनिन्जिस को, तो मेनिन्जिस की जो परत है वो क्या हो जाती है भई? सूज जाती है, जिसके कारण उस बीमारी को हम क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस बोलेंगे। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु मेनिंजाइटिस बीमारी से हुई थी। आपको पता है ना, जिनको सती प्रथा के लिए जाना जाता है किसको भी? राजा राम मोहन राय। तो इनकी जो मृत्यु है वो किसके कारण हुई थी भई? मेनिंजाइटिस बीमारी से हुई थी। यानी कि इनकी जो मेनिन्जिस
मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या आ गई थी भाई, सूजन आ गई थी, डैमेज हो गई थी और इसी बीमारी से ग्रसित होकर राजा राम मोहन राय की क्या हुई थी भाई, मृत्यु हुई थी। मानव मस्तिष्क के भाग, तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। तो एक तो होता है अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। और इसके भी अपना एक नाम दे रखा है, अलग से कोई पार्ट नहीं होता। ये आपको यहाँ पर सिस्टम मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनिमा और एक मिलेगा आपको सेरिब्रल पेंडिकल। और हिंड ब्रेन जिसके 3 पार्ट हैं, सेरेबलम, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लोगांटा। तो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है सबसे पहले, यानी कि जो अपना कौन सा पार्ट भी, अपना फोर ब्रेन पार्ट। और इस फोर ब्रेन के सबसे पहले भाग कौन सा है, अपना सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है भाई। तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है भाई, ठीक है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा अपना क्या है भाई, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो उपभाग है वो अपना क्या है, तो वो है सेरेब्रम। यह पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह मस्तिष्क का एक ऐसा भाग है जहां से ज्ञान, चेतना और सोचना, विचार करना आदि में ये सहायता करता है। दिमाग द्वारा जो भी बहुत महत्वपूर्ण मानसिक कार्य हैं वो यही करता है, जैसे सोचना हो गया, याद रखना हो गया, प्लानिंग वगैरह करना हो गया। तो ये सारे जो बातें हैं वो अपना कौन सा ब्रेन करता है, तो वो करता है सेरेब्रम। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का सेरेब्रम प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो उस व्यक्ति के अंदर नए नए थॉट्स वगैरह नहीं आ सकते, वो अच्छे से सोच नहीं सकता, ठीक है। तो ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन सा भाई, सेरेब्रम। इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, विल पावर, वॉलेंटरी मूवमेंट्स, स्पीच एंड थिंकिंग। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ज्ञान हो गया, चेतना हो गया, सोचना विचारना आदि में हेल्प करता है कौन सा ब्रेन भाई, फोर ब्रेन, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है कि जो फोर ब्रेन है और उस फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरेब्रम पार्ट। ये सेरेब्रम पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस सेरेब्रम पार्ट के अंदर आपको 4 लोब्स मिलेंगी जो अलग अलग फंक्शंस को करती हैं। पहली मिलेगी आपको ओसिपिटल लोब, एक फ्रंटल लोब, एक पैरेटल लोब और एक क्या होगी भाई, टेम्पोरल लोब। तो यहाँ पर हम इन चारों लोब्स के बारे में डिटेल से बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल लोब्स के बारे में। जो जो फ्रंटल लोब है ये क्या काम है इसका, तो मेमोरी का फॉर्मेशन करती है। यानी कि मेमोरी का जो फॉर्मेशन होता है वो सेरेब्रम के कौन से वाले पार्ट में होता है, तो फ्रंटल लोब में इसका जो है वो निर्माण होता है मेमोरी का। फिर निर्णय लेने की शक्ति, यानी कि डिसीजन जो मेकिंग जो पावर होती है वो भी कौन डिसाइड करता है अपना, वो भी करता है अपना फ्रंटल लोब। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व का विकास करवाता है अपना कौन सा लोब भाई, फ्रंटल लोब। आपको पता है हर इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो अलग अलग होती है, तो उस पर्सनैलिटी को डेवलप्ड करवाने का जो काम करता है वो कौन सा लोब काम करता है भाई, फ्रंटल लोब। जब किसी व्यक्ति की फ्रंटल लोब डैमेज हो जाती है तो उस व्यक्ति को एमपीडी यानी कि मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की फ्रंटल लोब डैमेज हो जाएगी तो उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो जाएगी भी, एमपीडी। और एमपीडी का अर्थ क्या है, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि फ्रंटल लोब में क्या होता है, तो मेमोरी का फॉर्मेशन करवाता है यहाँ पर, ठीक है। मेमोरी का फॉर्मेशन कौन से लोब में होता है, फ्रंटल लोब में। जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो भी कहाँ पर अपना, तो वो उसको भी डेवलप करवाने का जो काम है वो कौन सा लोब करता है, फ्रंटल लोब करता है। व्यक्ति की पर्सनैलिटी का विकास करवाने का काम कौन सा लोब करता है, तो वो करता है अभी फ्रंटल लोब। नेक्स्ट लोब है पैराइटल लोब। तो जो पैराइटल लोब है इसका क्या क्या फंक्शन होता है, ये कैसे काम करती है अपनी पैराइटल लोब, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो पैराइटल लोब ये कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट करवाती है। कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट कौन सा लोब करवाएगा, तो वो करवाएगा भाई पैराइटल लोब। लॉजिकल रीजनिंग यानी कि आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये इन सभी का जो डेवलपमेंट है वो कौन सा लोब करवाता है, पैराइटल लोब। सेंस ऑफ ह्यूमर, इसका डेवलपमेंट भी कौन करवाता है, पैराइटल लोब भाई, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप मतलब पढ़ लिख लोगे तो मतलब आपको जो आपका पैराइटल लोब अच्छा काम कर रहा है ना। एक तरीके से आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, ठीक है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर का डेवलपमेंट करवाने का काम कौन सा लोब करता है, पैराइटल लोब करता है। स्टोरेज ऑफ लैंग्वेजेज, यानी कि जैसे आप हिंदी भाषा को जानते हो, अंग्रेजी भाषा को जानते हो, उर्दू भाषा को जानते हो, अलग अलग भाषाओं को जानते हो, तो इसका जो स्टोरेज होता है वो कौन से लोब में होता है, पैराइटल लोब में ही होता है। इमेजेस
तस्वीरों का जो स्टोर होता है, जो भी आपकी छवि बनती है दिमाग के अंदर, तो उसका पहले से ही अपना किस में स्टोर होता है अपना ये, तो ये होता है पैराइटल लोब में। यानी कि मान लो बच्चे को जब बताते हैं कि बेटा ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, तो उसके दिमाग में जो तस्वीर जो स्टोर होती हैं वो कौन से लोब में होती हैं? पैराइटल लोब में। स्टोर एड्रेस, तो एड्रेस को स्टोर करने का काम जो काम करता है वो कौन करता है भाई? पैराइटल लोब, यानी कि एड्रेस को स्टोर करता है पैराइटल लोब। डिस्टेंस एट डायरेक्शन को बताता है अपना कौन सा लोब भाई? पैराइटल लोब। मान लो आपको पता है कि भाई इस एड्रेस पर जाना है, लेकिन कितनी डिस्टेंस आपको कवर करनी है और किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये सारी बातें आपको कौन सा लोब बताता है? पैराइटल लोब बताता है। नोट, अगर किसी व्यक्ति की पैराइटल लोब विकसित नहीं होती है, तो उस व्यक्ति या बच्चे को डिस्लेक्सिया बीमारी हो जाती है। तो डिस्लेक्सिया डिजीज़ क्या है? तो जिसके अंदर एक तरीके से इमेजेस हो गया, लैंग्वेज का स्टोरेज नहीं हो पाता उसके पैराइटल लोब में, वो किसी भाषा को नहीं समझ पाता, किस जगह पर जाना है, कितनी डिस्टेंस पर जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, उसको नहीं पता, कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाता, तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे? ऐसे डिजीज़ को हम बोलेंगे डिस्लेक्सिया डिजीज़। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो वो बच्चा जो है वो कौन-सी बीमारी से पीड़ित था भई? तो डिस्लेक्सिया बीमारी से वो पीड़ित था। उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी जो है वो बिल्कुल डेवलप नहीं होती, लॉजिकल रीज़निंग भी उसकी ज़ीरो होती है और लैंग्वेजेज़ को वो समझ नहीं पाता जल्दी से। तो वो जो बच्चा है वो किस बीमारी से पीड़ित था? डिस्लेक्सिया बीमारी से जो है वो पीड़ित था। थर्ड लोब है ओसिपिटल लोब भाई। तो जो ओसिपिटल लोब है, ये इसका फंक्शन क्या है तो उसको देखते हैं। तो देखो, उसको समझने से पहले आपको 3 अवस्थाएँ पता होनी चाहिए। एक तो कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड और एक है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस जब आप एक्टिवेट हो, प्रेज़ेंट टाइम में आप वीडियो देख रहे हो, तो आपका जो दिमाग है वो किस अवस्था में है? चेतन अवस्था में है। अर्धचेतन जब आप सोए हुए हो, आप स्लीपिंग में हो, तब आपका जो दिमाग है वो सबकॉन्शियस है। तो वो कौन-सी अवस्था में चला जाता है? वो अनकॉन्शियस अवस्था में चला जाता है, ठीक है? तो जो ओसिपिटल लोब है, यह तब काम करती है जब आपका दिमाग अर्धचेतना अवस्था में हो, यानी कि जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है, तब यह काम करती है। जो ओसिपिटल लोब है, ये कब काम करती है? तो यह तब काम करती है जब यह तब काम करती है जब आप अर्धचेतन अवस्था में हो, ठीक है? तभी अपना काम करता है क्या? ओसिपिटल लोब। ये काम क्या करता है? तो सोते समय सपनों का निर्माण करती है, यानी कि जब आपको ड्रीम आते हैं, सपने आते हैं सोते समय, ठीक है? सोते समय जो सपने आते हैं, उन सपनों का फॉर्मेशन कौन-सा लोब करता है? तो वो करता है भई कौन-सा? ओसिपिटल लोब। उस सपने के अंदर आपको कोई भी दिखाई देता है, नानी दिखाई देती है, दादी दिखाई देती है, दादा दिखाई देता है, तो ये सारी चीज़ों को इमेज करवाने का, विजुअलाइज़ करवाने का जो काम करता है, वो कौन-सा लोब करता है भई? ओसिपिटल लोब करता है। नेक्स्ट है टेम्पोरल लोब भई। जो टेम्पोरल लोब है, यह भी अर्धचेतन अवस्था में ही काम करता है, लेकिन अर्धचेतन अवस्था में ये काम क्या करता है? तो अर्धचेतन अवस्था में आवाज़ की पहचान कराने का काम करता है। अब विजुअलाइज़ करवाने का जो काम है, वो मैंने किसका बताया है? ओसिपिटल लोब का बताया है, यानी कि सपने के अंदर आपको क्या-क्या दिखाई देता है, तो उन सभी को विजुअलाइज़ करने का जो काम है वो कौन-सा लोब करेगा? ओसिपिटल लोब। लेकिन जो टेम्पोरल लोब है, ये क्या करता है? जब आप अर्धचेतन अवस्था में, यानी कि सपने के अंदर आपको कोई दिखाई दे रहा है और जब वो बोल रहा है, तो उस आवाज़ को पहचानने का जो काम करवाता है वो कौन-सा लोब करवाता है भई? टेम्पोरल लोब। हिप्पोकैम्पस, नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस। तो ये भी सेरेब्रम का जो ये पार्ट है, प्रेमस्तिष्क का एक छोटा-सा पार्ट है सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का छोटा भाग क्या कहलाता है भई? हिप्पोकैम्पस कहलाता है। अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है, तो व्यक्ति को अम्नेशिया, यानी कि मेमोरी जो है वो क्या हो जाती है भई? लॉस हो जाती है। आप जब कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर आपको क्या मिलता है? हार्ड डिस्क, यानी कि जितनी भी अपनी वीडियो वगैरह होती हैं, फ़ोटो वगैरह जो स्टोर की जाती हैं, वो कहाँ पर स्टोर होती हैं? तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं। तो उसी तरीके से ब्रेन के अंदर जो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, परमानेंट जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो कहाँ पर स्टोर होती हैं? वो होती हैं हिप्पोकैम्पस। तो इसे ब्रेन का हार्ड डिस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है भई इसका? ब्रेन का हार्ड डिस्क किसको कहा जाता है? हिप्पोकैम्पस को। मान लो किसी व्यक्ति का हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया, तो वो सारी चीज़ों को क्या हो जाएगा भई? वो भूल जाएगा। उसकी मेमोरी जो है वो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी और मेमोरी लॉस को ही क्या बोला जाता है? अम्नेशिया बोला जाता है मेमोरी लॉस को भई, ठीक है? तो परमानेंट जो मेमोरी अपना स्टोर होती है, वो कहाँ पर होती है? तो वो होती है हिप्पोकैम्पस, यानी कि बचपन के अंदर जब हमने
2 का टेबल किया, 3 का टेबल किया, तो वो टेबल अब तक हमें याद है, तो वो कहाँ पर स्टोर होती हैं? अपना हिप्पोकैम्पस में वो स्टोर हो रखी हैं, तो वो हमें लाइफ टाइम तक वो जो है याद रहती हैं। मान लो अब हमारा हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया, तो वो चीज़ें हमें याद नहीं रहेंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाएगा अमनेशिया। तो सेरेब्रम की मैंने आपको 4 तो क्या बताए हैं? लोब बताए हैं, और एक छोटा-सा पार्ट होता है क्या इसका? हिप्पोकैम्पस। तो 4 लोब और हिप्पोकैम्पस से मिलकर क्या बना होता है? सेरेब्रम। और जो सेरेब्रम होता है, प्रमस्तिष्क होता है, ये पूरे ब्रेन का कितना पार्ट घेरे हुए है भई? तो 2/3 भाग इसी का ही है, किसका भी? सेरेब्रम का। अब नेक्स्ट बात करते हैं थैलेमस के बारे में। जो थैलेमस है ये फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट है। तो 3 सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। और वैसे हमारे बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं भी? 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इनमें से 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है भी क्या? अपना थैलेमस। जीभ को कंट्रोल करता है ये, नाक को कंट्रोल करता है और त्वचा को कंट्रोल करता है। जैसे जीभ से क्या पता चलता है हमें? किसी भी वस्तु का स्वाद पता चलता है, ठीक है। नाक से स्मेल के बारे में हमें पता चलता है, और त्वचा से ठंडा या गर्म का हमें फील होता है। तो ये सारी चीज़ें फील करवाने का जो काम करता है वो कौन करता है? थैलेमस। तो स्वाद, दुर्गंध, ठंडा और गर्म को फील करवाने का काम कौन करता है अभी? थैलेमस करता है। यह बाहरी तापमान का अनुभव करवाता है, यानी कि जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसको फील करवाने का जो काम है वो कौन सा ब्रेन करता है अभी? थैलेमस करता है, ठीक है। तो 3 सेंसरी ऑर्गन, टंग जो हमें टेस्ट के बारे में बात पता करवाता है, और नाक जो हमें स्मेल के बारे में, यानी कि जो स्मेल है वो बैड स्मेल है या फिर गुड स्मेल है उसके बारे में हमें पता करवाता है कौन सा भी? थैलेमस। और त्वचा, मान लो किसी पानी के अंदर हमने हाथ दे दिया, ठीक है, पानी अपना ठंडा है या गर्म है उसको फील करवाएगा कौन सा ब्रेन का पार्ट भी? थैलेमस। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। यह प्रमस्तिष्क का भाग है और यह एक ग्रंथि भी है भाई, ठीक है। यह एक ब्रेन का पार्ट भी है और साथ में क्या है भी? ये एक ग्लैंड भी है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य है भूख, प्यास, आंतरिक दर्द का एहसास कराता है अपना कौन सा ब्रेन भी? हाइपोथैलेमस। यह आंतरिक तापमान यानी कि इंटरनल टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करता है अभी? हाइपोथैलेमस। और एक्सटर्नल टेम्परेचर वो कौन सा ब्रेन करता है? थैलेमस करता है भाई। इमोशंस को महसूस करवाता है, यानी कि खुशी हो गया, प्रेम हो गया, घृणा। कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति हमें बुरा लगता है, कोई किसी व्यक्ति के बारे में हमारे जो थॉट हैं वो खराब है, किसी व्यक्ति के बारे में थॉट हमारे अच्छे हैं, किसी व्यक्ति से हमें प्रेम है, किसी व्यक्ति से हमें घृणा है, ठीक है। और किसी व्यक्ति को देखकर हमें खुशी होती है, किसी व्यक्ति को देखकर हमें दुख होता है। यानी कि जितने भी इमोशंस हैं, ये इमोशंस कौन सा ब्रेन फील करवाता है? तो वो करवाता है अभी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन भाई। तो शरीर के 2 संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन यानी कि आंख और कान को नियंत्रित करता है। हमने थैलेमस के अंदर देखा था कि जो थैलेमस है वो 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। कौन कौन से बताए थे मैंने वहां पर आपको? नोज, टंग और स्किन। इन सब को कंट्रोल करता है कौन सा ब्रेन भाई? थैलेमस ब्रेन। लेकिन जो 2 सेंसरी ऑर्गन है, कौन से? आंख और कान, इनको नियंत्रित कौन सा ब्रेन करता है? मिड ब्रेन करता है। तो रेटिना पर इमेज बनती है, आपको पता है रेटिना पर, हमारी आंखों में रेटिना पर इमेज बनती है। फिर ये इमेज है अपना ऑप्टिक नर्व से होकर आगे सिग्नल को नर्व सेल से पहुंचाती है, फिर हमें चीजें जो है वो दिखाई देती हैं। और सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है अपना कौन सा भाई? मिड ब्रेन, यानी कि हमारे ईयर को भी कंट्रोल कौन सा करता है भी? तो वो करता है मिड ब्रेन। जैसे किसी ने आपको आवाज लगाई, तो आवाज को भी पहचानने का जो काम करता है वो कौन सा ब्रेन करता है? मिड ब्रेन, ठीक है। तो आवाज को यानी कि एक तरीके से सुनने की क्षमता को कंट्रोल करता है कौन सा ब्रेन भी? मिड ब्रेन। और मैंने आपको बता दिया है टंग, स्किन और नोज को थैलेमस जो है वो क्या करता है अभी? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पार्ट है सेरेबेलम। तो जो सेरेबेलम है ये किसका पार्ट है भी? तो ये पार्ट है पश्चिम मस्तिष्क का। पश्च मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है? तो पहला पार्ट है सेरेबेलम। हिंड ब्रेन का पहला पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अणु मस्तिष्क, सेरेबेलम। तो जो सेरेबेलम है इसे छोटा दिमाग कहा जाता है, और इसे जीवन का पेड़ यानी कि ट्री ऑफ लाइफ, बहुत बार एग्जाम में आया है कि ट्री ऑफ लाइफ किस ब्रेन को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अभी सेरेबेलम को। क्यों कहा जाता है उसको हम आगे देखेंगे। कार्य क्या है सेरेबेलम के? तो बोलने की क्षमता यानी कि स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है अपना क्या भाई?
सेरेबेलम। शरीर का संतुलन यानी कि बॉडी बैलेंसिंग बनाए रखता है क्या, कौन भाई, सेरेबेलम। मांसपेशियों के संकुचन यानी कि मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है सेरेबेलम। और कई बार आप देखते हो कि कोई व्यक्ति ज्यादा शराब पी लेता है, तो ज्यादा शराब पीने से कुछ समय तक जो सेरेबेलम है वो कम काम करता है, तो कम काम करेगा तो उस व्यक्ति की बॉडी का क्या नहीं बन पाएगा, बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो आप देखते हो ना, शराबी व्यक्ति कभी अलग डायरेक्शन में जाते हैं, कभी अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो क्यों जाते हैं, और उनकी स्पीकिंग पावर पर भी उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो वो किसकी वजह से, क्योंकि सेरेबेलम कुछ समय के लिए वहां पर कम काम करता है, तो इसीलिए वो स्पीकिंग पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां पर जो है वो बॉडी का बैलेंस नहीं हो पाता। कहाँ पर भाई, जब वो शराब वगैरह कोई व्यक्ति पीता है तो, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला है कि इसको ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है वो समझो। देखो, मैंने बोला है कि मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करवाता है कौन सा ब्रेन भाई, सेरेबेलम। कैसे, तो जैसे कि आपको पता है बॉडी के अंदर कई जो ऐसे ऑर्गन हैं वो मसल से मिलकर बने होते हैं। जैसे बात करें हार्ट की भाई, तो हार्ट ये किससे मिलकर बना होता है, मांसपेशियों से मिलकर ही बना होता है अपना क्या भी, हार्ट। तो उस जो मांसपेशियां होती हैं अपनी, तो उनका मूवमेंट कौन करवाता है, सेरेबेलम करवाता है। मान लो किसी दिन सेरेबेलम जो है वो डैमेज हो जाए, तो डैमेज हो जाएगा तो जो मसल्स का मूवमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, कंट्रोल ही नहीं होगा, मतलब एक तरीके से मसल्स का मूवमेंट रुक जाएगा, काम ही नहीं करेंगी अपने मसल्स। तो मसल्स काम नहीं करेंगे तो फिर हार्ट कैसे पंप करेगा, हार्ट ही पंप नहीं करेगा तो जो ऑक्सीजन है वो अपना किसके पास में नहीं आ पाएगा, हार्ट के पास में नहीं आ पाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, किसको भी, सेरेबेलम को। तो सेरेबेलम ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे छोटा दिमाग कहा जाता है, इसको जीवन का पेड़ कहा जाता है, बोलने की क्षमता को कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, और मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट में, सेरेबेलम ब्रेन। पश्चिम मस्तिष्क का सेकंड पार्ट है मेडुला ओब्लोगांटा। तो जो मेडुला ओब्लोगांटा है ये है अपना मेडुला ओब्लोगांटा, ठीक है। अब ये क्या काम करता है शरीर के अंदर, तो यह अनैच्छिक क्रिया यानी कि इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को नियमित करता है, कंट्रोल करता है। और जो इनवॉलेंट्री रिएक्शन होती हैं ये कितनी प्रकार की होती हैं भाई, दो प्रकार की होती हैं, इनको समझते हैं एक बार। एक तो होती है जैविक क्रियाएं यानी कि वाइटल रिएक्शन, ये वो रिएक्शन होती हैं जो अगर ना हो बॉडी के अंदर तो व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, तो इनकी अनुपस्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मान लो पाचन की क्रिया स्टॉप हो जाए, श्वसन की क्रिया स्टॉप हो जाए, उत्सर्जन की क्रिया स्टॉप हो जाए, किसी एक क्रिया के न होने पर व्यक्ति की जो डेथ है वो निश्चित है। तो ऐसी क्रियाएं जिनकी अनुपस्थिति में जो है व्यक्ति की मौत हो जाए, तो उन क्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, वाइटल रिएक्शन यानी कि जैविक क्रिया, यानी कि जीवन देने वाली क्रियाएं हैं, जीवन को चलाने वाली क्रियाएं हैं अपनी, पाचन क्रियाएं, श्वसन क्रियाएं। तो इनमें से अगर एक भी क्रिया काम नहीं करेगी, एक भी क्रिया नहीं होगी, तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो उनको बोला जाता है वाइटल रिएक्शन। और एक होती है सहायक क्रियाएं यानी कि एसेसरी रिएक्शन, इनकी अनुपस्थिति में व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, यानी कि अगर बॉडी के अंदर ना भी हो तो व्यक्ति को जो है वो कुछ भी नहीं होगा, व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। जैसे हिचकी आना, अब मान लो आप लोगों को कभी हिचकी आती है और कभी हिचकी नहीं आती, ठीक है। हिचकी आना ये हम जब अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे ना तब उसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी कि हिचकी क्यों आती है। उल्टी आना हो गया, छींक आना हो गया, जुकाम, खांसी, आंखों का झपकना, उबासी आना, तो अगर इनमें से एक भी चीज ना हो तो क्या व्यक्ति की डेथ होती है, नहीं होती। लेकिन जैविक क्रियाएं में एक भी क्रिया ना हो तो व्यक्ति की क्या होगी, डेथ होगी। तो दोनों तो है अपनी इनवॉलेंट्री रिएक्शन, यानी कि इन पर अपना कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब मान लो हमें जो है छींक आ रही है तो हम उसको कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है। और हिचकी आ रही है तो कंट्रोल नहीं कर सकते हम उसको, यानी कि जिन रिएक्शंस पर हमारा कोई भी मतलब एक तरीके से जोर नहीं चलता, जिनको हम स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। तो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करवाता है अपना कौन सा ब्रेन में, मेडुला ओब्लोगांटा। यहाँ पर मैंने बोला है क्या, श्वसन क्रिया भाई, ठीक है, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, रक्त परिसंचरण क्रिया, तो इन सभी को कंट्रोल करने का जो काम है, नियंत्रित करने का जो काम है, इन सारे फंक्शन को वो कौन सा ब्रेन करता है, मेडुला ओब्लोगांटा करता है। नेक्स्ट ब्रेन है पोन्स वेरोलाई। तो जो पोन्स वेरोलाई है ये हिंड ब्रेन का ही पार्ट है भाई, पश्चिम मस्तिष्क का ही भाग है पोन्स वेरोलाई। और जो पोन्स वेरोलाई है क्या काम करता है, तो शरीर के अलग अलग भागों से आने वाली सूचनाओं, संकेतों को
अलग अलग दिमाग के विभिन्न भागों में भेजने का काम करता है। यानी कि कोई भी सूचना है और उस सूचना पर कौन से ब्रेन को जो है वो काम करना है, तो इस इंफॉर्मेशन को उस ब्रेन के पास में ट्रांसफर करने का जो काम है वो कौन करता है भाई, तो वो करता है पोन्स वेरोलाई भाई, ठीक है। और श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को नियंत्रित करता है अपना क्या भाई, पोन्स वेरोलाई। अब यहाँ पर मैंने बोला है श्वसन तंत्र, मैंने यहाँ पर श्वसन क्रिया नहीं बोली भाई, ठीक है। जो श्वसन क्रिया है उसको तो कंट्रोल कौन करता है, तो श्वसन क्रिया को करता है कंट्रोल मेडुला ओब्लोगंटा भाई, ठीक है। जो मेडुला ओब्लोगंटा है ये श्वसन क्रिया को कंट्रोल करता है, लेकिन श्वसन तंत्र को कंट्रोल कौन करता है, तो वो करता है पोन्स वेरोलाई तंत्र। यहाँ पर बहुत सारे जो ऑर्गन है वो मिलकर एक काम करें भाई, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं तंत्र। तो श्वसन तंत्र का नियंत्रित करता है कौन भाई, पोन्स वेरोलाई, लेकिन श्वसन क्रिया को कंट्रोल कौन सा ब्रेन करता है, मेडुला ओब्लोगंटा करता है। तो हमने बात कर ली है ब्रेन के बारे में, तो समरी देख लेते हैं एक बार। ये अपना ब्रेन का स्ट्रक्चर है और ब्रेन के अलग अलग जो पार्ट हैं, कहाँ पर कौन सा पार्ट है, तो एक बार देख लो आप, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेब्रम, ये अपने 4 ब्रेन के पार्ट है। मेडुला ओब्लागांटा, सेरेब्रम और पोन्स वेरोलाई ये अपने हिंड ब्रेन के पार्ट हैं। और यहाँ पर अपना कौन सा पार्ट है भाई, मिड ब्रेन, ठीक है। यहाँ से एक अलग से स्टेम जा रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्रेन स्टेम भाई, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये अपना कौन से पार्ट से जुड़ी होती हैं, तो ब्रेन के जो 4 ब्रेन पार्ट है उसी से ये जो है वो कनेक्ट होती हैं। तो ब्रेन की हमने अलग अलग पार्ट्स किए हैं। पहला पार्ट क्या था, हमने अग्र मस्तिष्क, जिसके 3 पार्ट पढ़े हमने, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सोचना, याद रखना, योजना, रिसीव इंफॉर्मेशन टू सेंस ऑर्गन, ये काम करता है अपना सेरेब्रम। थैलेमस सेंसरी ऑर्गन, 3 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन का जो है वो कंट्रोल करता है कौन भाई, थैलेमस। हाइपोथैलेमस ये इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करता है, और जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करता है अपना कौन सा भाई, हाइपोथैलेमस। जो मिड ब्रेन है ये जो है क्या करता है भाई, देखने के लिए और सुनने के लिए, जो अपना टैक्टम है और जो टैगमेंटम है, ठीक है, इन सभी को कंट्रोल करता है अपना कौन सा ब्रेन भाई, मिड ब्रेन, ठीक। फिर अपना हिंड ब्रेन, इसके में मैंने आपको 3 पार्ट बताए हैं। सेरेबेलम, जो सेरेबेलम है ये ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। शरीर एवं पेशीय क्रियाओं में ये संतुलन बनाए रखता है, बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, ट्री ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है। पोन्स वेरोलाई श्वसन दर को नियंत्रित करता है, पोन्स वेरोलाई। मेडुला ओब्लागांटा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, लार, उल्टी व अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप सभी ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।